सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी रूल्स 2026 को स्टे लगाते हुए, उस पर रोक लगाते हुए चार महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न फ्रेम किए हैं। उन्हीं को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कोई कानून जो यूनिवर्सिटीज में समानता यानी कि इक्वालिटी लाने के लिए बना हो, अगर वही कानून छात्रों को कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने लगे तो क्या होगा? और अगर डिस्क्रिमिनेशन रोकने के नाम पर जो बना रेगुलेशन है वो वेग हो, मिसयूज हो सकने वाला हो और संविधान के खिलाफ ही चला जाए तो? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी सवाल से जूझ रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो एक्सप्लेन करेगा एक लैंडमार्क मामला, मृत्युंजय तिवारी एंड अदर बनाम भारत संघ 2026 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर चार बड़े संवैधानिक क्वेश्चंस उठाए हैं, सवाल उठाए हैं और रेगुलेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उन पर स्टे लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, अबेयंस में डाला है, ये परमानेंट स्टे नहीं है, ये सिर्फ ठंडे बस्ते में डालना है। ये फैसला सीधे तौर पर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन पॉलिसी और संवैधानिक इक्वालिटी को प्रभावित करता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चलिए सबसे पहले समझते हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 असल में है क्या और जिसकी वजह से इतना विवाद खड़ा हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का को लागू किया और जिनका घोषित उद्देश्य था, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को लागू करने के लिए रूल यूजीसी की तरफ से लाए गए और इनका जो घोषित उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, विश्वविद्यालयों में भेदभाव को खत्म करना और इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना। इन रेगुलेशन ने यूजीसी रेगुलेशन 2012 को बदला और नए रेगुलेशन जो ये 2026 में ये लाए गए और इसके तहत इक्विटी कमेटीज बनाई गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए गए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया। कागज पर उद्देश्य जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तुरंत वार्निंग दी है कि इन रेगुलेशन की लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है, यानी कि क्लियर नहीं है और वो ऐसी है जिसका मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। और कानून में अगर एम्बिग्विटी हो तो वह इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी पैदा करता है, मतलब वो समानता की जगह भेदभाव पैदा कर देगा अगर लैंग्वेज के अंदर क्लियरिटी नहीं हो। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। और अब बात करते हैं इन इक्विटी रेगुलेशन 2026 के अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी, मेन कोर लीगल प्रॉब्लम थी, कानूनी प्रॉब्लम थी, उसको समझते हैं। डेफिनेशंस के अंदर ही थी, परिभाषाओं के अंदर ही थी। पूरा विवाद शुरू होता है डेफिनेशन से। रेगुलेशन 3(1) सबसेक्शन सी, रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 1, रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, वो सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कमेटीज के खिलाफ माना गया। और जो रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई थी, उसके तहत जो डिस्क्रिमिनेशन था वो डेफिनेशन कहीं ज्यादा ब्रॉड थी। मतलब समझिएगा कि एक ही प्रावधान जो रेगुलेशन नंबर 3 थी उसके अंदर दो जंग है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, एक रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज सी और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन ई, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ई। मतलब सी और ई में ही डिफरेंस है। सी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कवर था किसके रेफरेंस में? एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के रेफरेंस में, जबकि जो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ई थी उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा थी वो कहीं ज्यादा ब्रॉडर थी। वो रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी स्टेक होल्डर पर लागू होती थी, सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू नहीं होती थी। मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी वहां पर प्रोटेक्शन मिल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि जब डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पहले से कास्ट को कवर करती है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्यों है? आपको यहां पर दो तरीके की डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की परिभाषा क्यों दे रहे हैं? आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? और यहीं से सीधा टकराव पैदा होता है अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा रुक कर जरा सोचिए और मुझे बताइएगा कि क्या इक्वालिटी लॉज सभी को बराबर प्रोटेक्शन देने वाले होने चाहिए या सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स को? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा क्योंकि यह डिबेट हर स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पहले दो बड़े सवाल। इस मामले के अंदर चार बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। पहले दो सवाल को कवर करते हैं, फिर दो सवाल को कवर करेंगे। जो पहला सवाल था वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को लेकर था। सेपरेट क्लासिफिकेशन को कोर्ट ने यह पूछा है कि जो आपने सेपरेट क्लासिफिकेशन किया है, क्या यह समानता का जो उद्देश्य है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज सी रीजनेबल और रैशनल क्लासिफिकेशन करता है? कोर्ट ने यहां पर नोट किया है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, रेमेडी सिर्फ जनरल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, सामान्य भेदभाव के लिए है। यहां पर अनुच्छेद जो 14 है उसका ये वायलेशन लगता है देखने पर, क्योंकि लॉ आर्बिट्ररी कभी भी नहीं हो सकता। जो दूसरा सवाल है वो मोस्ट बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर है। कोर्ट ने यहां पर यह भी देखा कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इनका कोई जिक्र ही नहीं है इन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के अंदर। और इससे सवाल यह भी उठता है, क्या ये रेगुलेशन सच में सबको इक्वल प्रोटेक्शन देते भी हैं या नहीं देते हैं? अब अगले सवालों की तरफ पहुंचते हैं और अगला सवाल है रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन डी, जहां पर जिसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने सेग्रीगेशन पर चिंता जताई है। जो रेगुलेशन 7 क्लॉज डी है वो स्टूडेंट के बीच में सेग्रीगेशन को परमिट करती है कि मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन, सेग्रीगेशन और एलोकेशन जो स्टूडेंट्स का होगा, हॉस्टल रूम का, क्लासरूम्स का या फिर मेंटरशिप ग्रुप में, वो अलग अलग तरीके से होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या यह सच में इक्विटी को बढ़ाता है या फिर यह सेपरेट बट इक्वल की डेंजरस सोच को रिवाइव करता है। वही अंग्रेजों वाली सोच, सबको बांट दो, सबको अलग कर दो। सेग्रीगेशन बंटवारे को बढ़ाता है और यही डायरेक्टली जुड़ा है अनुच्छेद 14 इक्वालिटी, अनुच्छेद 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन और प्रीएम्बल भारतीय संविधान का जो फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना की बात करता है। कोर्ट ने यहां पर साफ कहा कि इंडिया की जो यूनिटी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिखनी चाहिए और ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के हैं। ये कहीं भी इक्विटी नहीं ला रहे बल्कि ये असमानता बढ़ाने वाले दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं, उसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अगर कॉलेजेस में स्टूडेंट को किसी भी बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में रखा जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? किसी भी बेस पर स्टूडेंट को बोल दे कि भाई ये इस कम्युनिटी से हैं तो ये अलग रहेंगे, तो आप क्या कंफर्टेबल होगे क्या? कमेंट में सिर्फ यस और नो लिखकर मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं रैगिंग को बाहर रखने के बारे में। रिग्रेसिव कदम कैसे है ये कि इस पूरी रेगुलेशन से रैगिंग को बाहर ही रख दिया, रैगिंग का कोई जिक्र ही नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई ये आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सीरियस बात नोट की है। यूजीसी रेगुलेशन 2012 में तो रैगिंग को डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा माना गया था, लेकिन जो आप ये 2026 के अंदर यूजीसी रेगुलेशन लेके आए हैं इसमें रैगिंग का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, रैगिंग का कोई मेंशन ही नहीं है। क्या ये एक रिग्रेसिव ओमिशन है, जानबूझकर किया गया है? आप क्या इससे विक्टिम को जस्टिस से वंचित किया जा रहा है? यह सीधा इंपैक्ट करता है आर्टिकल 21 पर यानी कि राइट टू लाइफ और डिग्निटी पर। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस क्यों रोके, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों रोक लगाई है? इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स को देखते हुए, इन सभी चारों मुद्दों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नोटिस जारी किया है कि जवाब दीजिए इन पर
और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी कि उन पर स्टे लगा दिया गया है, अबेयंस लगा दिया गया है और अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 2012 की रेगुलेशन को रिवाइव कर दिया गया है। मतलब अब दोबारा से 2012 वाली रेगुलेशन ही लागू होंगी जब तक कोर्ट इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेती है। कोर्ट ने यहां पर साफ वार्निंग भी दी है कि अगर ये रेगुलेशन ऐसे ही लागू हुए तो ये सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्विटी के खिलाफ फैसला नहीं है बल्कि संवैधानिक बैलेंस की मांग है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि क्या आप यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन से सहमत थे या नहीं थे, वो भी, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन यही है कि ये मामला डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई करने का नहीं है। ये सवाल है समानता और लॉ में कैसे एक स्ट्रक्चर किया जाए या उनको कैसे बैलेंस किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या इक्विटी बिना भाईचारे के पॉसिबल है? क्या प्रोटेक्शन एक्सक्लूजन बन सकता है? क्या आप किसी को सुरक्षा देने की बात कर रहे हो और वही बहिष्करण कर रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है क्या? इसका फैसला तय करेगा हायर एजुकेशन, स्टूडेंट राइट, इक्वालिटी जूरिस्प्रूडेंस का फ्यूचर। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की क्लियर लीगल एक्सप्लेनेशन बिना पॉलिटिकल बायस के उसका संवैधानिक एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या यूजीसी को रेगुलेशन एक्सपर्ट कमेटी से रीराइट करवाने चाहिए या इन्हें पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जो यूजीसी रेगुलेशन इनको दोबारा से रीड्राफ्ट करना चाहिए एक्सपर्ट्स की मदद से। आपका क्या मानना है? क्या इसी के अंदर सुधार करना चाहिए या इनको बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म करके बिल्कुल नए सिरे से रेगुलेशंस ड्राफ्ट करनी चाहिए? वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, जो असल में समानता को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।